गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क में हम दोनों मौजूद हैं, जहाँ से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे आपको बताएंगे। जी, हर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने होगी। देश में मौसम का क्या हाल है, कहाँ पर तबाही और बर्बादी मची है, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक, और साथ ही देश और दुनिया की राजनीति की खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है, पर्व त्योहार के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुहर्रम के जुलूस का जिक्र करते हुए सुशासन का हवाला दिया, जिसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़क उठा है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे नफरत की राजनीति करार दिया है। और साथ ही AIMPLB के सदस्य कमाल फारूकी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुहर्रम बंद होगा तो कांवड़ यात्रा भी बंद होनी चाहिए। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं, सब बंद हो जाने चाहिए। जो ये समझते हैं कि समाज को तोड़कर फाड़ कर ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वो यही करेंगे। बीजेपी की बैठक में सीएम योगी यूपी में पार्टी की परफॉर्मेंस से लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर खूब गरजे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मुहर्रम को लेकर दिए गए योगी के बयान से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खफा हो गया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी पर मुसलमानों को टारगेट करने की तोहमत जड़ दी। अब एक धर्म को बुनियाद बनाकर एक खास समुदाय को टारगेट करके समाज में एक अशांति फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये हम समझते हैं इसका तो अवाम ने वर्डिक्ट दे दिया ना, मैंडेट आ गया उसके खिलाफ में। इसलिए अब उनको तो समझ लेना चाहिए कि मैंडेट उनके खिलाफ है। सबसे ज्यादा नुकसान तो वही हुआ है ना उनको, उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी पर तंज कस रहे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता से लेकर सदस्यों ने और क्या क्या कहा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सीएम योगी का लखनऊ में दिया गया वो बयान सुन लीजिए, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला गया। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके नहीं दिया गया था। उन्होंने अपने बयान में ये साफ भी किया कि पर्व और त्योहार कोई भी मनाए, उसे सरकारी नियमों का पालन करना होगा। लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो योगी के इस बयान को नफरत की राजनीति करार दिया और दो टूक कह दिया कि अगर मुहर्रम का जुलूस बंद होता है तो रामलीला और दूसरे धार्मिक जुलूस भी बंद होने चाहिए। नहीं, हम तो एक बात ये कहते हैं, सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात। सब सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं, सब बंद हो जाने चाहिए। सीएम योगी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि उनकी सरकार जाति, मजहब या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करती, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इसे धर्म वर्चस्व और संविधान की लड़ाई करार देने पर जुटा रहा। हमने जाति, मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। धर्म की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। फिलहाल ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड योगी के बयानों को नफरत की राजनीति करार देकर मसले को तूल देने में लगा है। उसकी तरफ से ये तंज भी कसा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करके जो माहौल बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, उसका खामियाजा तो उत्तर प्रदेश में ही उठाना पड़ा है।
लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो नुकसान उठाना पड़ा है उसको लेकर कार्य समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़े मैसेज दिए, जिसमें पहला मैसेज ये था कि 2027 का चुनाव जीतना है और दूसरा मैसेज ये था कि विपक्ष जिस तरीके से जाति के नाम पर लोगों को बांटने का दावा करता है उसे फेल करना है और साथ ही किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर सरकार की उपलब्धि पहुंचानी है और साथ ही विपक्ष के भ्रमजाल को तोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा। जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को पावर बूस्टर और यूपी के उपचुनाव में 10 सीटें जीतने का संकल्प। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद जब सीएम योगी मंच पर आए तो इसी तरह हुंकार भरते दिखे। बीजेपी कार्य समिति की यह बैठक लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी को हुए नुकसान को लेकर थी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई सीनियर नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर मंथन के बाद सीएम योगी ने इतना जरूर कहा कि वोटों की शिफ्टिंग और आत्मविश्वास की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन इसी के साथ उन्होंने यूपी में होने वाले उपचुनाव में 100% विजय संकल्प को लेकर मिशन 2027 में भगवा परचम फहराने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, तो वहीं विपक्ष पर तीखे तंज कसने से भी नहीं चूके। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। एक तरफ 2027 में यूपी में बीजेपी के प्रचंड विजय के विजन की रूपरेखा तैयार की गई, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भी जिक्र हुआ। राहुल गांधी के हिंदू धर्म विरोधी होने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से भ्रमजाल और अफवाह फैलाने की चुनौतियों से पार पाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान पर आघात होगा, संविधान को हम तोड़ मरोड़ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम का इतिहास किसका है? और मैं चाहूंगा कि आगे आप ये बात जन जन तक पहुंचाएं। संविधान को एक बार नहीं, बारंबार अगर किसी ने आघात पहुंचाने का प्रयास किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है और इनके नेताओं ने किया है। उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। पार्टी कार्य समिति की बैठक में भगवा पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को देश के वर्तमान और भविष्य की पार्टी बताया, लेकिन विरोधी बीजेपी नेताओं के ऐसे दावों पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो यहां तक तंज कस रही है कि बीजेपी को अपने पतन का एहसास हो चुका है, इसलिए इमरजेंसी बैठकें बुलाई जा रही हैं। न सिर्फ पूरा देश बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस नहीं आने वाली। यही कारण है कि इस प्रकार की आपात बैठकें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलाई जा रही हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी की 2027 में सरकार नहीं लौटेगी इस बात को दोहराते रहे। विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी यूपी के मिशन 2027 के लिए ठोस प्लानिंग में जुट गई है। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही विपक्ष की कास्ट पॉलिटिक्स को फेल करने के लिए कमर कस चुकी है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी फोकस बढ़ाया जा रहा है।
ताकि 27 के सियासी अखाड़े में विपक्ष को आसानी से शिकस्त दी जा सके। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वैसे दिल्ली एनसीआर में तो दीपिका आज थोड़ी सी उमस हम महसूस कर रहे हैं सुबह सुबह, लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां मूसलाधार बारिश ने कहर मचा रखा है। जब पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ दरक रहे हैं, मैदानी इलाकों में भी बारिश ने कब्जा जमा रखा है। जी हाँ, मैदानी इलाकों की बात करें तो घर में, दुकानों में, हॉस्पिटल्स में हर तरफ पानी भर चुका है। दिखाते हैं आपको कहाँ के ये हालात है। समंदर में उफान है, नदियों में जबरदस्त सैलाब है, पहाड़ों पर बादलों का कोहराम है, सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुहाल है, शहर से गांव तक जिंदगी बेहाल है। गुजरात से असम तक, उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर बिहार तक ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से आफत बरस रही हो। यूपी के कई शहर मानसून की मनमानी झेल रहे हैं। हरदोई की तस्वीरें देखिए, सैलाब का सितम साफ नजर आ रहा है। जहां तक नजर जा रही है जल प्रलय दिखाई दे रहा है। 100 गांव पानी में डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, स्कूल बंद हैं, नदी नाले उफान पर होने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। कमर तक पानी में लोग रहने को मजबूर हैं। इंसान ही नहीं, मवेशी भी बाढ़ का सितम झेल रहे हैं। गंगा में उफान का असर हरदोई में साफ दिखाई दे रहा है। पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा नदी का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। करीब 16 साल बाद हरदोई के लोगों ने गर्रा नदी का ऐसा रौद्र रूप देखा है। ऐसे में प्रशासन ने राहत ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। एक हफ्ता हो गया है इस बाढ़ को आए हुए, जब से आवागमन पूरी तरीके से अवरुद्ध है। फंसना ही है एक तरीके से, क्योंकि एकमात्र जो प्रशासन ने मोटर बोट दी हुई है, यही एकमात्र आने जाने का साधन है। इसके अलावा कटान की ओर अग्रसर है मेरा गाँव लगातार एक साइड से। हालांकि 2 बार सरकार ने इसके लिए कहीं बोरी डलवाई है, कहीं परकू पानी लगवाई है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। हमारे पास जो कुछ निजी है, हमारे सब भूसा जो है वो जलमग्न हो गए हैं, सड़ गए हैं, और जानवरों की बहुत बड़ी बुरी दशा है, वो पानी में खड़े हुए हैं। और यहाँ पर गायें जितनी हैं छुटी हुई हैं वो भी बूढ़ रही हैं और छुटी हैं, और बेचारी बहुत परेशान है। यूपी के अंबेडकर नगर की तस्वीरें डराने वाली हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव के जरिए राहत सामग्री और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। सैलाब के चलते रास्ते बंद हैं, जिससे स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाघरा नदी में उफान की वजह से कीमती जमीन का तेजी से कटान हो रहा है। जो पीएससी की हमारी स्टीमर है, उसके माध्यम से हम लोगों ने पूरी टीम के साथ जगह जगह जो घाघरा नदी के बहाव की वजह से, तेज बहाव की वजह से जो कटान हो रहा है, उसका पूरा निरीक्षण किया है। और हमारे साथ ब्राह्मण प्रखंड के इंजीनियर साहब भी थे, और उनको निर्देश दिए गए कि तत्काल इसको आज ही ड्रोन कैमरे से इसका पूरा सर्वे कराकर इसके लिए एक तत्काल प्रोजेक्ट तैयार करें, जिससे कि हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक नया प्रोजेक्ट तैयार करके इस जो कटान बहुत तेजी से हर साल हो रहा है उसको रोका जा सके। प्रयागराज में हालांकि ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गंगा यमुना में बढ़े जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस गति से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आने वाले कुछ दिनों में जलस्तर के खतरे के निशान के आसपास पहुंचने की संभावना है। गंगा यमुना में बाढ़ के प्राथमिक क्षेत्र में 105 गांव, 30 मोहल्ले और शहर में लगभग 3000 घरों और कछारी इलाके की लगभग 18,000 बीघे फसल को बाढ़ग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। गंगा यमुना के जल स्तर बढ़ने से हम लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपने सामानों को सब उस साइड से लेकर के साइड अब आना पड़ रहा है, और लगातार जल स्तर की वृद्धि ही हो रही है, जिससे कि आवागमन और सब चीज़ में जो दिक्कतें हो रही हैं। संगम से हट करके हम लोग पीछे आ गए हैं। आया था गंगा स्नान करने आया था प्रातःकाल, लेकिन यहाँ आने के बाद घाट से काफ़ी पहले ही गाड़ियों को खड़ा किया गया, और आने के बाद यहाँ भी बाढ़ आने की वजह से अभी व्यवस्था बहुत नहीं हो पाई है। कीचड़ है, स्नान करना पड़ रहा है, और एकाएक रात में बाढ़ आई है। इसकी वजह से समस्याओं का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश की वजह से सरयू का जलस्तर जो लगातार बढ़ता जा रहा था, उसमें अब गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि सामान्य के मुकाबले जलस्तर अभी भी काफी ज्यादा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सरयू नदी के उफान को देखते हुए प्रशासन चौकन्ना है। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया है।
पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर जो बारिश हो रही है उससे मुसीबत और बढ़ चुकी है, क्योंकि जो रास्ते हैं, जो हाईवेज हैं, वो ब्लॉक हो चुके हैं, जिसने स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि प्रशासन लगातार इस रोड को क्लियर करने के काम में जुटा हुआ है। असम में इस वक्त कैसे हालात है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बारिश अभी भी जारी है। देखिए वहां की तस्वीर। इस साल मॉनसून की सबसे ज्यादा मार अगर कहीं देखने को मिली है तो वो है असम राज्य। असम से आ रही तस्वीरें अभी भी डरा रही हैं। मोरी गांव इलाके का हाल देखिए। गांव के गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। कमर तक पानी में लोग जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सड़कें पानी में खो गई हैं। बिजली के पोल जहां तहां गिरे नजर आ रहे हैं। बिजली कई इलाकों में ठप है। मवेशियों को बचाए रखना ग्रामीण लोगों के लिए चुनौती बन गया है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर हाईवे धंस गए हैं, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। नाव के सहारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। घरों में पानी भरा होने की वजह से लोग हाईवे पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 15 दिन का ऊपर हो गया। अभी भी हम लोग का घर में पानी घुसा हुआ है। हम लोग का पानी घुस के बहुत कुछ डैमेज हो रहा है। अभी तक चावल, दान वगैरह, हम लोग का जितना सामान है अभी यहाँ पर ही है। दलंग में रहता है हम लोग। अभी बहुत कुछ डैमेज हुआ है। समस्या है, हम लोग काम वन में नहीं जाता है। हमारा जो पशु है, पशु का खाना नहीं मिलता है। हम लोग का एक बार खाना खाएगा तो दिन में, और बाकी दिन का खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे चल रहा है। यही हाल असम के ज्यादातर इलाकों का है। बाढ़ की चपेट में असम के 26 जिले हैं। नदियों का जलस्तर अभी भी डेंजर लेवल के पार है। सड़कों पर पानी भरा है। फसलों को नुकसान हुआ है। घर पानी में डूबे हैं। लोग बेबस नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बारिश के मौसम में बढ़ जाता है। इस साल भी मानसून की बारिश पहाड़ पर मुसीबत खड़ी कर रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते बंद हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ की तरफ से रास्तों से मलबा हटाने का काम जारी है। जोशीमठ की तस्वीरें देखिए। सड़क पर मलबा होने की वजह से जाम लगा है। रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से खत्म हो गया है, लिहाजा दोबारा नए तरीके से रास्ता बनाया जा रहा है ताकि फंसे वाहनों को निकाला जा सके। अभी जो डेब्रिस पीछे आप देख रहे हैं जिस पे काम चल रहा है, उसके नीचे भी बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जिनको हटाना एक चैलेंजिंग टास्क हो रहा है। तो हम फेजेस में काम कर रहे हैं। पहले बोल्डर्स हटवा रहे हैं, उसको प्लेन कर रहे हैं, फिर व्हीकल्स को पास करने दे रहे हैं। बाकी हमारा मैक्सिमम काम नाइट में चल रहा है, सो दैट ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो। बट स्पीड लाने के लिए और जल्दी काम खत्म करने के लिए दिन के टाइम भी फेजेस में ट्रैफिक रुकवा के हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर आसमानी आफत लोगों के जी का जंजाल बन गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग अब हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, असम के बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मूसलाधार बारिश की वजह से हालात ऐसे हो चले हैं कि गली, दुकान, मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह जाना इस मौसम में बहुत मुश्किल हो चला है। जी, बिहार की अगर बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में आ चुके हैं। नदियां, नाले सब कुछ उफान मार रही हैं। देखिए वहां के हालात। महाराष्ट्र में मॉनसून डरा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली हैं। ठाणे में मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। देखिए कैसे एक स्कूल बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। गनीमत ये रही कि स्कूल बस खाली थी और उसमें कोई बच्चा सवार नहीं था। महाराष्ट्र के ठाणे, कल्याण, भिवंडी में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कल्याण रेलवे स्टेशन के बाहर पानी भर गया है। इसके चलते आने जाने वाले यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घर, दुकान, गली, मोहल्ले सब पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी दफ्तरों में बाढ़ का पानी घुसने से कामकाज ठप हो गया है। भिवंडी में भारी बारिश के चलते कामवरी नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ जैसे हालात लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश बाढ़ की वजह बन गई है। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें देखिए। छात्र छात्राएं पानी के बीच से स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्कूल का कैंपस पानी में डूबा हुआ है। इस सब के बावजूद स्कूल में पढ़ाई हो रही है, लेकिन छात्र किन हालातों में पढ़ाई कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है।
नदी जब उफान पर होती है तो विद्यालय में जो है जलभराव की समस्या हो जाती है। यहाँ करीब घुटने तक पानी है और प्रशासन को इस वाकये की जानकारी दे करके हम लोगों ने बच्चों को जो है छुट्टी दे दिया है। मुजफ्फरपुर में बाकी जगहों पर भी हालात परेशानी भरे हैं। मकान से लेकर दुकान तक पानी में डूबे हैं। सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है। पानी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर हैं। घर में भर भर कमर पानी है, चूल्हा डूबा हुआ है, पानी में चौकी रख के खाना बना रहे हैं। सारा चीज डूब गया, कुछ नहीं है निकालने के लिए न रहने के लिए। पानी जा रहा है घर में, पूरा पानी से आंगन घर सब डूब गया हुआ है। खाना पकाने का कोई साधन नहीं है। अभी तक कहीं से प्रशासन हम लोग का सहायता नहीं किया है। तो पानी पीने तक के लिए हम लोग के पानी नहीं है। घर में सोने के लिए हम लोग रोड पे सोते हैं। बिहार के बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गांव में घुटनों तक पानी भरा होने की वजह से लोगों को रोजमर्रा के काम करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नाव के जरिए लोग एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। गंडक में उफान के चलते कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर उत्तर 24 परगना में एक ट्रेन ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी है और ये सब कुछ वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कैसे गाड़ी को टक्कर लगी, कैसे ये हादसा हुआ, गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनका क्या हुआ, सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। पश्चिम बंगाल से हादसे का एक हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। खरदाह रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन 2 गाड़ियों से टकरा गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखिए। एक ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही है और ट्रक के पास खड़ी एक गाड़ी को टक्कर मार देती है और ये गाड़ी पास में खड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। अब ये हादसा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। दरअसल रेलवे फाटक पर गेटमैन फाटक बंद कर रहा था, तभी आरपीएफ को 2 गाड़ियां गेट के पास आती दिखी। बताया जाता है कि फाटक गिरते देखने के बावजूद दोनों गाड़ियां तेजी से फाटक क्रॉस करने की कोशिश करने लगी और आखिरकार फाटक और ट्रैक के बीच फंस गई। पीछे से आ रही हजारदुआरी एक्सप्रेस ने दोनों गाड़ियों को टक्कर मार दी। फाटक के दूसरी तरफ खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि गाड़ी में सवार लोगों की जान बच गई, क्योंकि गाड़ी ट्रैक के बीचों बीच नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और एक बड़ी खबर आपको जोधपुर से बताते हैं, जहां बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सूरसागर इलाके की खदान में बताया जा रहा है कि पानी फैल गया। जी हाँ, खदान में पानी भरने के बाद लोगों की काफी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वहां पर ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। पहली बारिश में केरू रिंग रोड पूरी तरह से बह गया है। रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, ये कहना है कलेक्टर का। सूरसागरी इलाका है जहां इस खदान में पानी भर गया है, जिसकी वजह से जरा आप तस्वीरें देखिए कि कैसे क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया है। पहली बारिश हुई और उसी वक्त केरू रिंग रोड बह गया। अब इस रास्ते को फिलहाल बंद किया गया है, लेकिन जरा देखिए कि ट्रैक्टर से कैसे क्रेन को निकाला गया, जिसमें खासी मशक्कत टीम को करनी पड़ी। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जिसके जरिए आप हालात समझ सकते हैं। जोधपुर का ये सूरसागर इलाका है जहाँ खदान में पानी भर गया। तो पहली बारिश में ही केरू रिंग रोड बह गया है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात जिला कलेक्टर कह रहे हैं। जहाँ ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। हालात आप यहाँ पर देखिए। खदान में पानी भरने से कई वाहन जो वहाँ पर खड़े थे वो पूरी तरह से डूब चुके हैं और क्रेन की मदद ली जा रही है यहाँ पर। हालांकि जो जिम्मेदार है, लापरवाही जिसकी रही है, उस पर एक्शन लिया जाएगा, ये कहना है वहाँ के कलेक्टर का। पूरी रोड खुद चुकी है। और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, 2 शहरों में आग का कहर देखने को मिला है। सबसे पहले तो पुणे और दूसरी हरियाणा की तस्वीर सामने आई है, जहां पर पुणे के पद्मावती इलाके में एक कार में अचानक से आग लग गई। खबर मिलते ही जो दमकल की गाड़ी थी वो मौके पर पहुंची, किसी तरह आग पर काबू पाया जा सके। और ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पुणे की है जहां पद्मावती इलाके में कार में आग लगी, तो दूसरी तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद की है जहां चलते हुए ऑटो में आग लग गई। YMCA फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ। हालांकि वक्त रहते ही जो ड्राइवर और सवारी थे वो ऑटो से कूद गए और अपनी जान बचा ली।
बरेली से खबर मिल रही है जहां पर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने एक नाबालिग लड़की को पहले तो प्रेम जाल में फंसाया, वो अपना धर्म छुपा करके, और उसके बाद उस लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। और जैसे इस लड़की को इस शख्स की सच्चाई पता चली तो उसने कई बार उसके चंगुल से निकलने की कोशिश की, लेकिन बार बार मार पीट कर उसे चुप करा दिया जाता। अब ये धोखेबाज कैसे सामने आया, इस पर क्या एक्शन हुआ है, देखिए रिपोर्ट। नाम अमन, पिता का नाम इद्रीस, लेकिन पहचान छिपाकर हिंदू नाबालिग लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर घर लाकर बंधक बनाया, जबरन धर्मांतरण कराया और लड़की का नाम नाजरीन रख दिया। लेकिन इस धोखेबाज अमन की ना तो हकीकत और ना ही काली करतूतें ज्यादा दिनों तक छिपी रह सकी और आखिरकार ये अपने पिता इद्रीस के साथ बरेली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 13/7/2024 को थाना बिथरी पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिथरी अंतर्गत उदयपुर जसरतपुर गांव में एक व्यक्ति जो है अन्य समुदाय की एक लड़की जो कि उम्र में नाबालिग है उसको लेकर आया। पहचान छिपाकर पहले दोस्ती, फिर प्यार और धोखे से धर्मांतरण की इस कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से, जहां आरोपी अमन और नाबालिग लड़की एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। अमन ने खुद को हिंदू बताते हुए लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया। 1 जुलाई को अमन लड़की को अपने गांव ले आया। आरोप है कि उसने लड़की को गांव में बंधक बनाकर धर्म परिवर्तन करवा दिया और लड़की को पत्नी की तरह रखने लगा। लेकिन हकीकत पता चलने पर जब लड़की ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। किसी तरह बरेली की बिथरी चैनपुर थाना तक ये मामला पहुंचा तो लड़की इसके चंगुल से आजाद हो पाई। पता चला कि ये युवक हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में कार्य करता था, वहीं पर लड़की का भाई काम करता था। वहीं पर इसने अपना नाम उसको पहचान छिपाकर अमन बताया। जब लड़की गांव में आई तो उसको इसकी हकीकत के विषय में पता चला कि ये युवक अन्य समुदाय से बिलोंग करता है। इस पर तत्काल युवक को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने शनिवार को पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी अमन और उसके पिता इद्रीस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। तो वहीं जौनपुर में रहने वाली पीड़ित लड़की के परिजनों को मामले की खबर दे दी गई। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी ये मिल रही है, जहां एएसआई आज हाईकोर्ट में रखेगी भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। एएसआई सर्वे में भोजशाला में मंदिर होने के सबूत हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी, 98 दिनों के सर्वे के आधार पर एएसआई ने दरअसल एक रिपोर्ट तैयार की है। सर्वे में 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। शिव कृष्ण समेत 37 देव मूर्ति के अवशेष वहां पर मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्वे का वीडियो और फोटोग्राफी भी कोर्ट को सौंपेगी एएसआई की टीम। बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट ने इसी साल 11 मार्च को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद ऐतिहासिक भोजशाला का वो चौंकाने वाला सच खुलने वाला है, जिस पर पर्दा डालने की कोशिशें जमाने से होती आईं। सूत्रों के मुताबिक 98 दिनों तक चली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की वैज्ञानिक तहकीकात इसी का इशारा दे रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एएसआई ने अपने वैज्ञानिक सर्वे को रिपोर्ट में 10 हिस्सों में बांटा है, जिसमें भोजशाला का मौजूदा स्ट्रक्चर, उसकी दीवारें, पिलर, प्रांगण, हौज, छत, गुंबद, मेहराब, कोठरी, चौतरफा बने स्तंभों की वैज्ञानिक जांच और मुआयना शामिल है। इन हिस्सों में पत्थरों, मेहराबों, खंभों, दीवारों पर दिख रहे प्रतीकों, संस्कृत प्राकृत के शब्द, चिन्ह, पेंटिंग, मूर्तियां और स्थापत्य कला को बताने वाली कई चीजों को वैज्ञानिक सर्वे में परखा गया। जमीन की खुदाई से बरामद कई तरह के अवशेष, लोहा तांबा जैसे धातुओं के सामान, सिक्के, छोटी मूर्तियां, संगमरमर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की बनावट को भी वैज्ञानिक कसौटी पर कसा गया। धार की भोजशाला, जिसे मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद कहता है, इतिहास के पन्नों में उसकी पहचान पहली सदी में परमार वंश के प्रतापी महाराजा भोज के बनाए सरस्वती मंदिर यानी महाविद्यालय के तौर पर है, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने मस्जिद में बदल दिया। देश की आज़ादी के बाद से ही भोजशाला में पूजा और नमाज का विवाद कानूनी लड़ाई में बदल गया। साल 1951 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया।
और साल 2003 में बनाई गई व्यवस्था के तहत मंगलवार को हिंदुओं को अंदर पूजा करने और मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी, लेकिन शुक्रवार को बसंत पंचमी होने पर यहां विवाद होता रहा है। एसआई के सर्वे की रिपोर्ट से हिंदू पक्ष को धार की भोजशाला विवाद के खत्म होने की राह बनती दिख रही है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे खारिज करने की जिद पर अड़ा है। भोजशाला की एसआई सर्वे की फाइनल रिपोर्ट से पहले जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक भोजशाला सर्वे में खुदाई के दौरान मिली वाघ देवी की खंडित मूर्ति खास है, जो भोजशाला से लंदन ले जाई गई मूर्ति के समान ही बताई जा रही है। सर्वे में भगवान श्री कृष्ण, जटधारी भोलेनाथ, हनुमान, शिव, ब्रह्मा, वाघ देवी, भगवान गणेश, माता पार्वती, भैरवनाथ आदि देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। ऐसे में भोजशाला का सच जानने के लिए सर्वे रिपोर्ट पर सबकी निगाहें लगी हैं। तो सूत्रों के हवाले से एसआई के फाइनल सर्वे रिपोर्ट में ऐसे तमाम सबूत मिले हैं जो कि भोजशाला से सनातन का सदियों पुराना कनेक्शन जोड़ते हैं। भोजशाला परमार वंश के महाराज भोज का सरस्वती मंदिर साबित होता है। सूत्रों के हवाले से कई बड़ी जानकारी मिली है। अवशेषों से बना हुआ भोजशाला का मौजूदा ढांचा, यहाँ के 106 खंबे, 82 भित्ति स्तंभ कभी मंदिर का हिस्सा रहे हैं। और ये जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या अब इस सर्वे में समझ में आया है, निकल कर आया है, जो रिपोर्ट आज कोर्ट के सामने पेश एसआई की टीम करेगी। यहाँ के पत्थर के बड़े टुकड़े पर शारदा सदन खुदा मिला है। परिजात मंजरी में शारदा सदन यानी सरस्वती मंदिर का वर्णन यहाँ ओम सरस्वत्वय नमः और ओम नमः शिवाय लिखे पत्थर हैं। वहीं पूर्वी हिस्सों के खंबे की कतार में 109 लाइनों वाली 2 कविताएं हैं। कविता अवनी कुर्माष्टम है। रचयिता के तौर पर राजा भोज का नाम है। एक खंबे पर महाराजा धीराज परमेश्वर भोजदेव लिखी नक्काशी है, तो पश्चिमी हिस्से के 2 खंबों पर लिखा है इसे राजा भोज ने बनाया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे हमारा सबसे खास सेगमेंट खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। जी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश के वायरल वीडियो सिर्फ 2 मिनट के अंदर।